तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो है पिछले 7 सालों यानी 2018 से 2024 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर पूछे गए सवालों की पूरी पड़ताल। और आज का मिशन सीधा सा है, ये पता लगाना कि इतने बड़े सब्जेक्ट में से वो कौन से हिस्से हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं और कौन से हैं जिन्हें वो लगभग भूल ही गए हैं। ये किसी भी लर्नर के लिए उस खजाने की चाबी जैसा है जो जानकारी के समंदर से सीधे मोती निकालना चाहता है। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि हम सिर्फ इतिहास की घटनाओं को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इतिहास को किस नजरिए से देखा और परखा जा रहा है। ये ट्रेंड्स हमें एक कहानी बताते हैं कि कौन सी घटनाएं, कौन से कानून और कौन से आंदोलन आज भी इतने जरूरी समझे जाते हैं कि उनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इन पेपर्स के पीछे छुपी इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। जब हम इतने सारे पेपर्स को देखते हैं तो कुछ टॉपिक्स तो सुपरस्टार की तरह उभर कर आते होंगे जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं तो कहूंगा कि गांधी जी से जुड़े सवाल सबसे ज्यादा आते होंगे। क्या डेटा यही दिखाता है या कोई और है जो उन्हें टक्कर देता है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन कहानी में एक और हीरो भी है। डेटा में दो क्षेत्र साफ तौर पर सबसे ऊपर हैं, जिन्हें हम ट्विन पिलर्स कह सकते हैं। पहला, जैसा आपने कहा, गांधीवादी युग यानी 1919 से लेकर 1947 तक का दौर। और दूसरा जो उसे मजबूती से टक्कर देता है वो है भारत का संवैधानिक विकास, खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। 2018 से 2024 तक आप कोई भी साल का पेपर उठा लें, इन दोनों में से सवाल मिलना लगभग तय है। अच्छा, तो ये दो टॉपर्स हैं, लेकिन गांधीवादी युग तो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। क्या डेटा ये भी बताता है कि इस युग के भीतर भी कोई खास हिस्सा है जिस पर ज्यादा जोर है? जैसे क्या भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन से ज्यादा पूछा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डेटा हमें ये बताता है कि एग्जामिनर्स किसी एक आंदोलन पर फोकस करने के बजाय इन आंदोलनों की प्रकृति और उनके असर को लेकर ज्यादा उत्सुक रहते हैं। सवाल इस पर ज्यादा होते हैं कि कैसे गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर उसे देश की सड़कों पर आम जनता का आंदोलन बना दिया। तो फोकस जन भागीदारी यानी मास पार्टिसिपेशन पर है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या लर्नर ये समझता है कि एक किसान, एक महिला या एक मजदूर के लिए इन आंदोलनों का क्या मतलब था। समझ गया। मतलब घटनाओं की तारीखों से ज्यादा जरूरी है उनका सामाजिक असर समझना। और दूसरे सुपरस्टार यानी 1919 और 1935 के एक्ट्स का क्या? ये तो काफी टेक्निकल और सूखे विषय माने जाते हैं। इन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये सूखे नहीं हैं, ये हमारे आज के सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इन्हें सिर्फ पुराने कानून की तरह देखना एक भूल होगी। मिसाल के तौर पर 1935 के एक्ट को ही ले लीजिए। उसी एक्ट में पहली बार एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया गया था और राज्यों को अपने मामलों में काफी हद तक आजादी, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं, दी गई थी। आज जो हमारे देश का संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी एक्ट में है। तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप अतीत और वर्तमान के बीच इस पुल को देख पा रहे हैं या नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षकों के लिए संघर्ष का नतीजा, मतलब आजाद भारत का ढांचा कैसे बना, वो उसकी शुरुआत से ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज का भारत कैसे बना। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों सुपरस्टार टॉपिक हमें यही बताते हैं कि फोकस भारत के बनने की प्रक्रिया पर है। एक तरफ सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया यानी गांधीवादी युग, और दूसरी तरफ कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया, जो कि ये अधिनियम है। ठीक है, तो ये टॉपर्स की कहानी तो साफ हो गई, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे विषय होंगे जो लगातार पूछे जाते हैं, भले ही हर साल ना सही। स्रोत इन भरोसेमंद खिलाड़ियों के बारे में क्या बताते हैं? क्या सारी कहानी सिर्फ गांधी जी और कानूनों के इर्द गिर्द ही घूमती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सुपरस्टार्स के ठीक बाद आते हैं दो बहुत ही मजबूत भरोसेमंद खिलाड़ी। ये वो विषय है जो आपको हर दूसरे साल तो दिख ही जाएंगे। इनमें पहला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और दूसरा है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। इन दोनों से नियमित रूप से सवाल आते हैं।
जो ये दिखाता है कि एग्जामिनर्स के लिए सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही सब कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। मतलब एक तरफ राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग भारतीय समाज को अंदर से बदलने की कोशिश कर रहे थे, सती प्रथा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे लोग देश को ये समझा रहे थे कि अंग्रेज कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, जिसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। क्या ये दोनों कहानियां अलग-अलग चल रही थीं या ये जुड़ी हुई थी? यही तो सबसे जरूरी बात है। ये दोनों कहानियां गहराई से जुड़ी हुई थीं। सोचकर देखिए, अगर आप एक बंटे हुए, पिछड़े हुए समाज के साथ आजादी की लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो क्या आप जीत पाएंगे? सामाजिक सुधार आंदोलनों ने एक आधुनिक और एकजुट भारत की नींव रखी, जो एक राष्ट्र के तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो सका, और आर्थिक प्रभाव वाले हिस्से ने लड़ने की सबसे बड़ी वजह दी। जब दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से ये साबित किया कि ब्रिटिश शासन भारत को अमीर नहीं बल्कि सिस्टमैटिकली गरीब बना रहा है, तो इसने राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। इसने आम आदमी को बताया कि अंग्रेजों का राज उसके और उसके बच्चों के लिए क्यों बुरा है। मतलब एक ने लड़ने के लिए समाज को तैयार किया, हाँ, और दूसरे ने लड़ने का कारण दिया। ये तो वाकई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो एक गंभीर लर्नर इन दोनों पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो सिर्फ राजनीतिक घटनाओं को पढ़कर पूरी तस्वीर नहीं समझ सकता। बिल्कुल। इन दोनों को अलग करके देखना इतिहास की अधूरी समझ होगी, और परीक्षा का पैटर्न भी इसी पूरी तस्वीर को समझने वाले लर्नर को इनाम देता है। वो ये देखना चाहते हैं कि आप इन अलग-अलग धागों को जोड़कर एक पूरी चादर बुन सकते हैं या नहीं। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे इंतजार था। हर पड़ताल में कुछ ऐसा निकलता है जो चौंका देता है, जो हमारी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ देता है। इस डेटा में ऐसा क्या है जो बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ गया? ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे हम सब बहुत जरूरी समझते हैं, लेकिन पिछले 7 साल के पेपर्स कुछ और ही कहानी कह रहे हैं? हाँ, और ये इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। वो दौर है नरमपंथी चरण, 1885 से 1905। आपको सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन इन 7 सालों में इस पूरे 20 साल के दौर से सिर्फ एक सवाल आया है। सिर्फ एक, वो भी 2023 में। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? सिर्फ एक सवाल 7 साल में? पूरे 20 साल के दौर से, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े बड़े नेता थे। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो हमेशा से लगता था कि कांग्रेस की स्थापना वाला चैप्टर तो सबसे जरूरी होता है। ये तो पूरी तैयारी की रणनीति बदल देने वाली बात है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, और यही इस डेटा की ताकत है। ये हमें बताता है कि जो हम सोचते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर भी वही सोच रहा हो। ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों में परीक्षकों का नजरिया बदला है। वो नरमपंथी चरण को एक नींव का पत्थर तो मानते हैं, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान उस इमारत पर है जो इस नींव पर खड़ी हुई। उनकी नजर में आजादी की लड़ाई का असली एक्शन, ड्रामा और निर्णायक मोड़ 20वीं सदी में खासकर गांधी जी के आने के बाद आए। नरमपंथियों का तरीका, जिसे याचिका, प्रार्थना और विरोध कहा जाता है, शायद आज के परीक्षकों को उतना आकर्षक या निर्णायक नहीं लगता। मैं उस लर्नर के बारे में सोच रहा हूं जिसने नरमपंथी नेताओं के हर अधिवेशन, उनके हर प्रस्ताव को रटने में हफ्तों लगा दिए होंगे। ये जानकारी उसके लिए जितनी फायदेमंद है, उतनी ही शायद दिल तोड़ने वाली भी होगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस पूरे चैप्टर को छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ना कभी भी सही रणनीति नहीं होती, क्योंकि ट्रेंड्स बदल सकते हैं। लेकिन ये विश्लेषण हमें प्राथमिकता तय करने में, यानी प्रायोरिटी सेट करने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि नरमपंथी चरण की मूल बातें पता होनी चाहिए, जैसे कांग्रेस क्यों और कैसे बनी, उसके शुरुआती उद्देश्य क्या थे, और 2-4 प्रमुख नेताओं के नाम। लेकिन शायद उनके हर अधिवेशन की तारीख या हर छोटी-मोटी याचिका को विस्तार से याद करने में अपनी ऊर्जा लगाने के बजाय, वही ऊर्जा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और परिणामों को समझने में लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा। ये स्मार्ट स्टडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहाँ गहराई में जाना है और कहाँ सतह पर रहना है। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये समय और ऊर्जा के बेहतर प्रबंधन का सवाल है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल के सामने आई हैं, उनका निचोड़ ये है। गांधीवादी युग और संविधान बनने की कहानी सबसे ऊपर है। इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। समाज और अर्थव्यवस्था की कहानी, यानी सुधार आंदोलन और आर्थिक प्रभाव, को भी पूरी अहमियत देनी है, क्योंकि वो राजनीतिक लड़ाई को समझने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती यानी नरमपंथी चरण पर जरूरत से ज्यादा वक्त शायद नहीं लगाना चाहिए। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये तैयारी के लिए एक पूरा रोड मैप जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाती हूँ। ये विश्लेषण पिछले 7 वर्षों का है और ये आज के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ट्रेंड हमेशा ऐसा ही रहेगा? रुझान बदल भी सकते हैं। अच्छा। क्या हो अगर अगले कुछ सालों में आर्थिक इतिहास में एक नई